हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के समान भूगोल के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएँ, आपको इससे निश्चय लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से ज्योग्राफी को पढ़ रखा है वो इसको रिविजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसको भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, अगर मेरे लेक्चर की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने मोबाइल से मेरे लेक्चर की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और अगर अपने चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आज हम पढ़ेंगे मृदा यानी सॉइल हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे क्वेश्चन बन जाता है, आपसे भी पूछ लिए जाएंगे कि आईसीएआर के द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण कितने भागों में या कितने वर्गों में किया गया है। ऐसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भारत में मृदाओं का वर्गीकरण देखेंगे, यानी कि उसके प्रकार देखेंगे, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मृदा अपरदन एवं सुधार, यानी कि मृदा अपरदन के क्या कारण है और उसमें हम सुधार क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। देखिए, जो मिट्टी है हमारा, ये जो मिट्टी है हमारा, ये कई सारों का मिश्रण है। इसमें हमारा रॉक मिला है, क्या है, चट्टानें मिली हुई हैं, मलबा है और जैव सामग्री मतलब क्या हो गए कि पेड़ों की पत्तियां हो गई, जड़ हो गई, ये सब मिल करके मिट्टी का निर्माण करते हैं, यानी ये सब का मिट्टी में इसमें मिश्रण होता है। देखिए, जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो किसी टॉपिक में जब मिट्टी के बारे में आप जानेंगे तो मिट्टी में ये सब का मिश्रण आप पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको बस इतना जानना है कि इस मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, जिसमें रॉक्स शामिल है, मलबा है, जैव सामग्री है, ये सब का मिश्रण होता है। और देखिए, मिट्टी बनती कैसे है, क्या आप जानते हैं? पहले जो हमारी पृथ्वी थी ये केवल एक चट्टान था, पहले ये पृथ्वी थी केवल एक रॉक था। तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, प्राकृतिक कारक कौन कौन से हुए, आंधी, तूफान, बारिश, ये सब इसमें चट्टानों में पड़ने लगे, तो इससे हमारा क्या बना, मिट्टी का फॉर्मेशन बना। आप लोग भी जानते हैं, जब कोई चट्टान होती है तो चट्टान की हमारी क्या है इसका नेचर, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। आप जानते होंगे, जैसे आप धूप में जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो आप अपनी छत की वो देखेंगे, छत में आप पैर रखकर देखेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा गर्म होगा, बहुत गर्म लगेगा। तो ये चट्टानों की विशेषता ये होती है कि धूप लगने पे बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अब देखिए, जब कोई चीज़ गर्म में अब पानी पड़ेगा, यानी कि बारिश हो जाएगी, तो यहाँ पे दरारें पड़ जाएंगी, तो धीरे धीरे चट्टानें हमारे कमज़ोर हो जाएंगी। तो जो इसके हैं, इसके कई सारे टुकड़े हो जाएंगे, कई सारे इसके डिवीजन हो जाएगा। फिर इसमें भी वही प्रोसेस होगा जो इसमें प्रोसेस हुई थी, इसमें भी बारिश होगी तो और भी ये कमज़ोर पड़ जाएंगी चट्टानें, फिर और भी ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये इतने महीन हो जाएंगे कि ये मिट्टी का इसका निर्माण हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बता दिया तो आपने सुन लिया, लेकिन हाँ, मिट्टी की जो प्रोसेस बनने में कई सालों लग जाते हैं, मिट्टी बनने में कई सालों लग जाते हैं। ये मैंने बता दिया तो बहुत आसान था बताना, लेकिन जो बनती है ना तो कई सालों में बनती है मिट्टी, आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है, मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी के धरातल पर विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं? पृथ्वी के धरातल पर विकसित होते हैं। हम इसमें क्या देखेंगे कि भारत में मृदाओं का वर्गीकरण। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था कि आईसीएआर के अकॉर्डिंग हम मृदाओं का वर्गीकरण 8 वर्गों में करते हैं। कितने वर्गों में करते हैं? 8 वर्गों में करते हैं। देखिए, हम 8 वर्ग कैसे बना दिए हैं, तो हमने इसमें क्या क्या देखा है कि मिट्टी की इसमें संरचना क्या है, कि मिट्टी में कौन से खनिज गुण पाए जाते हैं, कि इस मिट्टी में कौन से खनिज गुण पाए जाते हैं। तो उन सब के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। ये 8 वर्ग कौन कौन से, आइए हम लोग देखते हैं। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदाएं, सूक्ष्म मृदाएं, लवणीय मृदा, पीटमय मृदाएं, वन मृदाएं। तो ये जो वर्गीकरण है 8 वर्गों में किया गया है। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि किस मानक के अकॉर्डिंग, यानी इनकी संरचना की जो मिट्टी है सारी कि इनकी क्या क्या संरचना है और इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं या इनके कौन कौन से रंग हैं। जैसे काली मिट्टी काले रंग की पाई जाती है, पीली और लाल मिट्टी पीले रंग की पाई जाती है। तो ये सब यानी कि रंग खनिज और संरचना के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 8 यानी कि आईसीआर ने 8 वर्गों में इसको विभाजित कर दिया गया है। आइए देखते हैं।
आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा संरचनात्मक मिट्टी और खनिज मिट्टी के रंग व संसाधनत यानी जो संसाधन होता है उस संसाधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए कुछ वर्ड होते हैं जो बोलने में थोड़ा सा टफ लगते हैं, बट कोई नहीं, 2 से 3 बार आप बोलिए, वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, या तो उसको बोलने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। कौन कौन से अभी बताया था मैंने, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, और कौन सी, लाल एवं पीली मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीठमय मृदा और वन मृदा। ये सब मृदा के वर्गीकरण हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे काली मृदा। आइए देखते हैं। देखिए जो इसका निर्माण हुआ है यानी कि काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, इसका बेसाल्ट लावा के कारण होता है। यानी बेसाल्ट जब लावा निकला है तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसके कारण हुआ है, यानी कि इसका निर्माण जो हुआ है बेसाल्ट लावा, जब लावा निकला है तो हमारे क्या हुआ, उसके अपक्षय और अपर्दन के कारण काली मृदा निकलती है। देखिए जब मैं आपको लावा बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि मिट्टी कैसे बन गई। देखिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या होता है, आप देख रहे हैं जब लावा निकलता है तो ऐसे यहाँ पे जम जाता है, फिर उसके अपक्षय और अपर्दन के कारण ये किसमें चेंज हो जाता है, ये मिट्टी में यानी सॉइल में चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए इसका बहुत सारा नाम है जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके नाम आप ध्यान में रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि रेगुर, क्या पूछा जाएगा आपको कि जो रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तब क्या बताएंगे कि रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, काली मिट्टी। और देखिए ट्रॉपिकल चर्नोजेम, क्या है, ट्रॉपिकल चर्नोजेम, ये भी इसका नाम है। किसका नाम है, ये काली मिट्टी का। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ये भी हमारा क्या है, काली मिट्टी का नाम है। कपास की मिट्टी, कई बार पूछते हैं एग्जाम में कि कपास की मिट्टी कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे, कपास की मिट्टी काली मिट्टी है। देखिए जो इसका विस्तार है, ये दक्कन पठार का अधिकांश भाग, आइए मैं आपको दिखा दे रही हूँ लोकेशन, जो इसका ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या है, दक्कन पठार का अधिकांश भाग यानी जिसमें क्या शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है और क्या शामिल है, गुजरात हो गया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्या है, ये भी दक्कन में हमारा आता है, ये सब हमारा दक्कन में आता है। तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये सब कर्नाटक, ये सब हमारा किस में आता है, ये आता है हमारा दक्कन के पठार, यानी कि दक्कन के पठार का पूरा नहीं, अधिकांश भाग ये जो आता है इसका काली मिट्टी का जो विस्तार है। समझ गए क्या क्या काली मिट्टी का विस्तार है, आप देख रहे हैं। देखिए आपको कोई चीज़ रटना नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग है, बट कोई नहीं, आप कभी भूलेंगे नहीं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत ना के बराबर होंगे। देखिए तो जो है काली मिट्टी का जो विस्तार है, ये दक्कन पठार का अधिकांश क्षेत्र, तो कहाँ, तो ये आएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर तेलंगाना, इधर हमारा आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक। तो इतना जो ये एरिया है, यहाँ पे हमारी जो पाई जाती है मिट्टी, ये काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, देखिए इसकी जो विशेषता है हम बता रहे हैं, इसकी जो विशेषता है, आइए देखते हैं हम लोग इसकी विशेषता। आइए देखते हैं कि काली मिट्टी की विशेषता क्या क्या है। देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, अल्मुनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, अल्मुनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। लेकिन कमी किसकी होती है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप कमी वाला जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा मैं आपको ऐसे बताती जाऊँगी। तो इसमें किसकी कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ यानी कि कार्बनिक मटेरियल की इसमें कमी होती है। किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है, ये आप याद रखिएगा। देखिए इसका जो रंग है हमारा, क्या रंग होता है, जो काला रंग है, किस कारण होता है, क्योंकि इसमें टिटेनिफेरस मैग्नीटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है काला होता है। तो क्या होता है, इसमें टिटेनिफेरस मैग्नीटाइट पाया जाता है और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण जो इसका रंग होता है, इस मिट्टी का काला रंग होता है, यानी कि इसको काली मिट्टी बोली जाती है इसके कारण। ठीक है, देखिए इसकी जो काली मिट्टी की है एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। देखिए आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं कि जो मिट्टी होती है
इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है इस मिट्टी में, यानी कि थोड़ी भी अगर बारिश हुई तो इसमें क्या होती है, इसमें जो इसकी विशेषता है क्या इस मिट्टी की, इसमें जल धारण की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। कितनी? बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण जो मिट्टी होती है मतलब कि थोड़ी सी बारिश में भी क्या होती है, ये चिपचिपी हो जाती है। क्या हो जाती है? ये चिपचिपी हो जाती है। और चिपचिपी हो जाती है और जब सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। इस कारण इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यानी कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे बना है कि किस मिट्टी में स्वतः जुताई वाले गुण पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? काली मिट्टी की विशेषताएं हैं। इसी की विशेषता क्या है? मैंने कभी क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बताया है इस मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये थोड़ी सी अगर बारिश हो तो चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और ऐसे देखने में लगता है कि इसमें जुताई की गई है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिट्टी से रिलेटेड। आइए देखते हैं क्या है। देखिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत भारत में काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? अभी उन्होंने बताया है कितना, लगभग याद रखिएगा 5 लाख वर्ग किलोमीटर। आप याद रखिएगा। तीव्र जलधारण की क्षमता पाई जाती है, अभी हमने बताया कितने पाई जाती है, ये काली मिट्टी की विशेषता है। इसमें तीव्र जलधारण की जो क्षमता होती है इसमें पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखिए लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा पठार में। कहाँ पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मालवा पठार बोल रही हूँ तो अब आपके माइंड में मालवा पठार आ जाना चाहिए। तो जो लावा मिट्टी है कहाँ पाई जाती है? मालवा पठार में। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? काली मृदा को। क्यों कहा जाता है? मैंने बताया है कि इसकी जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण क्या होते हैं, ये थोड़ा बारिश होती है तो चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर तो दरारें पड़ जाती हैं। तो दिखने में ऐसे लगता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी हो गई है। तो क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? आपको मैंने बताया था कि रेगुर मिट्टी को यानी कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोले जाते हैं। रेगुर मिट्टी बोलो, ये कपासी मिट्टी बोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मृदा कौन सी? देखिए फिर से आ गया है, काली मृदा में सबसे ज़्यादा नमी धारण करने वाली क्षमता होती है। देखिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेगुर मिट्टी के निर्माण में विशिष्ट भूमिका किसकी होती है? उच्चवच और जलवायु किसकी क्या होती है? विशिष्ट भूमिका होती है। अब आइए देखिए काली मिट्टी अन्य नामों से जानी जाती है। क्या नाम जाने जाते हैं? रेगुर मिट्टी या रेगड़ बोलते हैं। इन एग्जाम में आपके रेगुर आए या रेगड़ आए या कपास मिट्टी आए या ट्रॉपिकल चेनोजिम आए तो आप क्या लगाएंगे? काली मिट्टी। क्या क्या है? रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी या ट्रॉपिकल चेनोजिम के नामों से कुछ भी अगर आए तो सब किसका नाम है? काली मिट्टी है। देखिए पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? मैंने भी बताया जो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त कौन सी होती है? अभी मैंने बताया इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कपास है कॉटन है इसके उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो कहाँ है ये कहाँ पे है ये सबसे ज़्यादा ये काली मिट्टी पाई जाती है? तो आप क्या बताएंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। अब देखिए क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्यता क्या है? एक परिपक्व मिट्टी। क्यों? कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम देखेंगे लेटराइट मृदा। क्या देखेंगे हम लोग? लेटराइट मृदा। देखिए जो ये मिट्टी लेटराइट मृदा है ये सबसे ज़्यादा ये किसके लिए उपयोगी होती है? तो आप देख रहे हैं इसे चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है ये हमारे उपयोग होती है लेटराइट मृदा। देखिए इस मिट्टी की जो विशेषताएं होती है सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए इस मिट्टी के बनने के लिए? इसका जो होना चाहिए इसका जो टेम्परेचर है ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर इसका हाई होना चाहिए, यानी कि अधिक इसमें धूप पड़े। और क्या होना चाहिए इसमें 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर क्या होना चाहिए? लगभग इसमें बारिश होनी चाहिए। तो जो ये इसकी विशेषताएँ हैं यानी कि लेटराइट मिट्टी की विशेषताएँ क्या है? ये टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए और इसमें जो बारिश की है 200 सेंटीमीटर के ऊपर इसमें बारिश होना चाहिए। आप देख रहे हैं आपको जब मैंने जलवायु चैप्टर में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो आप बताया था कहाँ पे? पश्चिमी घाट में होती है। कहाँ बताया था मैंने?
वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट बताया था, और क्या बताया था, उड़ीसा में, उड़ीसा के कोस्ट में, उसमें कहाँ होती है, जब मानसून लौटता है तब वहाँ भी बारिश होती है। और अब मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश होती है, हाँ मैंने ये भी आपको बताया था मासिनराग में। तो ये सब जो है हमारे लेटराइट मिट्टी बनने के लिए ये विशेषता है। देखिए इसमें क्या है, इसकी जो मिट्टी है, देखिए उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की विशिष्ट मिट्टी कौन सी है, तो कौन सी है, ये लेटराइट मिट्टी है। और देखिए जो लेटराइट मिट्टी है सबसे ज़्यादा उपयोग किसके बनाने में की जाती है, ईंट बनाने में। जो ईंट से आप घर देख रहे हैं, ये ईंटें बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है लेटराइट मिट्टी का, आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या होते हैं, इसमें भी किसकी कमी होती है, इसमें जो कमी होती है, देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें जो कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। यानी कि कार्बनिक तत्व वही है जो जैविक पदार्थ की कमी होती है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम एनपीके और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, किसमें, लेटराइट मृदा में होती है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार कहाँ, अभी मैंने बताया है कहाँ, केरल, कहाँ से है, केरल में कौन सा तट है, मालाबार तट केरल में है, और महाराष्ट्र में इसका दूसरा है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार लेटराइट मिट्टी के यही है। देखिए इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन है किसके द्वारा किया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप मोटा मोटा जान लीजिए। इसका जो अध्ययन है बुकानन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया था। इसका जो शब्दार्थ है, लैटिन भाषा का जो शब्द है लेटर, इसका अर्थ क्या है, ईंट है, ठीक है। तो इसका क्या है, यह अर्थ ईंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जो लेटराइट मिट्टी है इसका रंग जो होता है, किस रंग की मिट्टी होती है, इसका रंग होता है रेड यानी लाल रंग का होता है। तो जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, ये लौह ऑक्साइड के कारण, यानी कि लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल रंग का होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल रंग का होता है। देखिए क्या होते हैं ये मिट्टी, क्या होते हैं, देखिए क्या हो, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, यानी कि बारिश हुई सूखा, यानी कि क्या होते हैं वह भीगने पर जब क्या हो जाता है, ये मक्खन की तरह मुलायम हो जाते हैं, मक्खन की तरह यानी सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये सूख जाते हैं ये अधिक कड़ी हो जाती हैं। जब ये गीली होती हैं, बारिश हुई तो गीली खूब हो गई, सॉफ्ट हो गई, लेकिन जैसे ही इसमें सूख गए तो बहुत टाइट हो गए, कड़ी हो गया। तो ये जो विशेषता किसकी है, ये लेटराइट मिट्टी की ही विशेषता है। और इसमें जो खेती की जाती है, यानी कि इस मिट्टी में क्या उगाया जाता है, टैपियोका, क्या, टैपियोका और काजू इसी मिट्टी में उगाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये मानसूनी सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निच्छालन, क्या होती है, तीव्र निच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या है तीव्र निच्छालन, तो ये तीव्र जो लेटराइट मिट्टी बनी है किसके द्वारा बनी है, तीव्र निच्छालन के द्वारा इसमें बनी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या होता है, तीव्र निच्छालन कैसे हुआ, देखिए इस एरिया में बारिश ज़्यादा हुई, इस एरिया में बारिश ज़्यादा हुई, तो बारिश ज़्यादा हुई, ये भीगे फिर सूखे, तो इन क्षेत्रों जो मिट्टियाँ होती हैं, मिट्टियों से जो सिलिका की मात्रा होती है, कौन किसकी मात्रा होती है, सिलिका की जो मात्रा होती है वो हट जाती है, उसका निच्छालन हो जाता है। तो इसमें और ये मतलब जो सिलिका होता है नीचे चला जाता है, यानी कि यहाँ पर बारिश हुई, क्या बताया मैंने कि यहाँ पे बारिश हुई तो ये मिट्टी यहाँ पे सूखा, तो जो होती है सिलिका, जो सिलिका की मात्रा नीचे चली गई, यानी कि उसका सिलिका का निच्छालन हो गया। तो जो ये मिट्टी बनी है, तो ये मिट्टी ये कौन सी मिट्टी बची, इसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल, ये नहीं लेटराइट मिट्टी बना इसको, यानी कि सिलिका के निच्छालन के, सिलिका की जब यानी कि सिलिका का निच्छालन हो गया, निच्छालन मतलब क्या हो गया, सिलिका नीचे चला गया, यानी कि बिना सिलिका के जो मिट्टी है उसको बोलते हैं लेटराइट मिट्टी, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखिए जो उसकी उर्वरता है, क्या है इसकी उर्वरता, निम्न स्तर है, आर्द्र प्रदेशों की आच्छादित मृदा का उदाहरण है। इसका जो विस्तार है कितना है, 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोमट या जलोढ़ मिट्टी, क्या है, दोमट या जलोढ़ मिट्टी। देखिए यही मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। अगर हम कहें कि जो दोमट या जलोढ़ मिट्टी है भारत में कितनी पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, भारत में लगभग इसका विस्तार है, लगभग इसका 43%, कितना है वो क्षेत्रफल का 43% क्षेत्रफल में इसको में मिलते हैं। और इसके दो जोन में मिलते हैं, दो जोन कौन कौन से, एक हमारे नॉर्थ इंडिया के प्लेन में, एक हमारे कोस्टल एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। आप देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया यानी कि यूपी, बिहार, ये सब में आप देख रहे हैं कि इसमें मिट्टी अच्छी खासी उपजाऊ होती है, आप ठीक है।
आइए देखते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा, इसके विशिष्ट क्या। देखिए इसका क्षेत्रफल लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर, देश के कुल भू क्षेत्र का 35.5% यानी कि 35.5% भाग है। यानी कि लगभग मैंने बताया था कितना क्षेत्रफल है, 43% क्षेत्रफल मैंने बताया था। तो इसमें कितना है, कितना क्षेत्रफल में, ये देश के लगभग कुल भू क्षेत्र का 33%, कितना है 33.5% इसमें लगभग ये क्या करता है, ये कवर करता है एरिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था लगभग 43%, तो आप इसको एग्जैक्टली कितना ध्यान रखेंगे, 33.5%। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ है, पंजाब से असम तक के मैदानी भाग और नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों तक। कहाँ है, पंजाब से असम के मैदानी भाग। अभी मैं आपको इसमें मैप में दिखा दूंगी कितना है, पंजाब से असम तक के मैदानी भाग और तथा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों तक। इसका जो रंग होता है कैसे होते हैं, हल्के धूसर से भस्मी धूसर के मध्य इसका होते हैं। अब आइए हम देखते हैं दोमट या जलोढ़ मृदा, या इसको बोलते हैं अल्वाइल सॉइल। देखिए ये जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कहने का मतलब है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, ये पाई जाती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। ये लगभग हमारा क्षेत्रफल 33.5% कवर करता है। और ये मिट्टी दो भागों में बटी होती है, एक जो हो हमारा नॉर्थ इंडिया में बटी होती है, एक हमारा जो बटे होते हैं हमारे कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया कौन से हो गए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये जो नदियाँ डेल्टा हैं ये इसके अंतर्गत जो आते हैं, ये सब दोमट मिट्टी पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी देश के कुल भू क्षेत्र का 33.5% भाग कवर करता है। इसका जो विस्तार है पंजाब से असम तक के मैदानी भाग तथा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों तक। जो ये हैं ये कौन से एरिया है, कोस्टल एरिया है। और ये हमारी किसकी बात है, ये नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, इनकी नॉर्थ प्लेन की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको मैप में इसकी लोकेशन दिखा दूंगी। इसका जो रंग होता है किस रंग का होता है, हल्के धूसर से भस्मी धूसर के मध्य इसका रंग होता है। इसका जो गठन है कैसे, रेतीली से गाढ़ी डोमट के बीच जो इसका गठन है इसका किया गया है। इसका जो खनिज तत्व है, जो प्रचुरता है किसकी है, पोटास, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड याद रखिएगा, फास्फोरिक एसिड, क्योंकि अभी आपने देखा था काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में फास्फोरस की कमी थी, लेकिन अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी में तो इसकी प्रचुरता है, और चूना, जैव पदार्थ ये सब की अधिकता है। और किसकी कमी है, ये कम है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कम मात्रा है। आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। अब क्या है देखिए, दोमट या जलोढ़ मिट्टी के उपवर्ग। देखिए दोमट मिट्टी, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया कि खादर मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए खास से आप ऐसे याद रखिए, खादर मतलब इसमें खाने वाली चीज़, और देखिए खाने वाली चीज़ में ही क्या रहेगी, खाने वाली चीज़ कैसे आएगी, जहाँ पे उर्वरता रहेगी, वो जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी यानी उर्वरता होगी, उसको क्या बोलेंगे, वहीं से ही खाने की चीज़ बनेगी। आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। देखिए खा से खाने यानी खा से खाने की और खा से खादर, तो जो खाने की चीज़ में क्या होगी, उर्वरता होनी चाहिए, यानी कि सदैव ये उर्वर होती है। और ये क्या है, जब उर्वर होगी तो नवीन जलोढ़ होगी, क्या होगी, नवीन जलोढ़ होगी। और नदियों के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र में क्या होती है, उर्वरता होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये जो खादर होती है इसमें सदैव उर्वरता होती है, सदैव इसमें जो इसकी जो मिट्टी होती है ये उर्वरता से भरपूर रहती है। और जो मिट्टी की क्या है इसमें विशेषता, इसकी जल धारण की जो क्षमता होती है भी अधिक होती है। जैसे आपकी जमीन नवीन जलोढ़ा है, ये खादर जलोढ़ा है, तो आप क्या लगाएंगे, खादर यानी कि खाने की चीज़ होती है, यानी कि इसमें जो चीज़ उगाई भी जाती है खाने की चीज़ ही उगाई जाती है, गेहूँ हो गया, सब्जियाँ हो गया, हर चीज़, तो खाने में जो उर्वरता होती है। एक क्या है प्राचीन जलोढ़। प्राचीन जलोढ़ मतलब क्या होगी, पुरानी मिट्टी, या इसको बोलते हैं बांगर, क्या बोलते हैं, बांगर। इसमें क्या होते हैं, इसमें इसकी प्रकृति क्या होती है, कम उर्वर होती, क्या होती है, कम उर्वर होती है। इसका रंग कैसे होता है, गहरा पीला। देखिए आपने रेहे का यानी रेहू का तो नाम सुना होगा, इसमें क्या होता है, प्रस्फुटन होता है, रेहे का जमाव सर्वाधिक होती है, यानी कि जो इसकी जो मिट्टी होती है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, इसमें लवणता और क्षारीयता अधिक होती है। इस कारण इसकी जो मिट्टी होती है यानी बांगर या प्राचीन मिट्टी या प्राचीन जलोढ़ होती है, इसकी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, नियमित उर्वरक की इसमें आवश्यकता पड़ती है। अब आई नेक्स्ट भाबर। क्या है, भाबर। देखिए क्या है भाबर, शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्र का जो स्थान होता है भाबर है। इसके में जो खनिज तत्व होते हैं इसकी जो प्रचुरता किसकी है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की अधिक प्रचुरता होती है। अल्पता किसकी होती है, फास्फेट की
कमी होती है, अल्पता होती है। आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने अभी क्या बताया है, शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्र, यानी कि ये मान लीजिए शिवालिक है, तो जो शिवालिक में क्या होते हैं, धीरे धीरे ढलान जब आते हैं तो ये अपने साथ जो नदियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया कि नदियाँ अपने साथ बहुत सारी क्या ले आती हैं, रेत और बड़े बड़े पत्थर ला के यहाँ पे रास्ता जाम कर देती है। तो ये हमारा तराई क्षेत्र है। फिर जो पानी का जो हमारे स्पीड होता है कम हो जाता है, यानी कि पानी इससे इन पत्थरों के बीच से बहकर आते हैं। तो ये जो हमारा भाबर क्षेत्र इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए कुछ हम देखते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, किसकी उपज होती है, लेटराइट मिट्टी की। मैंने भी आपको बताया था। लेटराइट मिट्टी का जो लाल रंग होने का जो कारण क्या है, लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। वह मिट्टी जो लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है, क्या है, लेटराइट मिट्टी। अब नेक्स्ट देखिए, वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढेलेदार हो जाती है, वो कौन सी मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, जो कि अभी हमने आप लोगों को बताया था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वह जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है तथा सदैव उर्वर बनी रहती है, कौन सी मिट्टी है, मैंने बोला था जल धारण क्षमता किसमें होगी, जो नई होगी, नहीं नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी, उसी में उर्वर बनी रहेगी। बांगर मिट्टी का रंग कैसे होता है, पीला या रक्तांब भूरा बांगर मिट्टी का रंग होता है। बांगर मिट्टी कम उर्वर होती है तथा इसमें उर्वरों की आवश्यकता पड़ती है नियमित, यानी कि इसमें समय समय पर उर्वरक डालते रहो। भाबर मिट्टी पाई जाती है, अभी हमने क्या बताया, शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्र में भाबर मिट्टी पाई जाती है। भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई कहते हैं। ठीक है, तराई कहते हैं, मैंने बताया था। ये हमारा भाबर क्षेत्र, नीचे हमारा क्या हो गया, तराई हो गई, ये हमारा शिवालिक हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्या है, प्राचीन जलोढ़ का दूसरा नाम क्या है, बांगर, जो बांगर बोलो, जो है प्राचीन जलोढ़ बोलो। नेक्स्ट देखिए, जलोढ़ मृदा को अन्य नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कछारी मृदा के रूप में जाना जाता है। दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण, देखिए बलुई मिट्टी होगी, इसकी जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होगी। देखिए जो मिट्टी ज़्यादा चिकनी होगी, उसकी क्या हो जाती है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मैंने कौन सी बताया था, सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली मिट्टी कौन सी होती है, तो वो मिट्टी होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, वो काली मिट्टी। और सबसे कम कौन जल धारण क्षमता करता है, वो बलुई करता है, यानी कि बलुई है दोमट मिट्टी, दोमट बलुई मिट्टी जो है ये क्या है, सबसे कम जल धारण वाली क्षमता होती है। अब आइए नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन है, दोमट मिट्टी है, जलोढ़। गंगा के मैदानी का पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाता है, बांगर बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, बांगर। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था, यही सब क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो वो मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि भारत में जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र कौन कौन से, ये देखिए थोड़ा मैं जूम इन कर दे रही हूँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ प्लेन में और कोस्टल एरिया में आप देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र। आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन से, पंजाब से लेकर के यहाँ पे कहाँ तक गया है, ये हमारा आसाम तक गया है, यानी कि सिंधु वो यहाँ ब्रह्मपुत्र तक, यानी गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं ये सब तराई क्षेत्र है। यहाँ आप कोस्टल एरिया, यहाँ पे महानदी निकली थी, यहाँ गोदावरी निकली थी, कृष्णा निकली थी, कावेरी निकली थी, यही सब नदियों का हमारा क्या है, डेल्टा के में कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप समझ गए। देखिए जो इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी बोलते हैं या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अब देखिए इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। देखिए मिट्टी तो ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए देखते हैं, इस मिट्टी में 40% बालू के कण पाए जाते हैं, 40% बालू के कण पाए जाते हैं। इसके कारण जो होते हैं, जो जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। और 40% इसमें मृतिका पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, यानी कि मिट्टी के कण पाए जाते हैं। और 20% क्या पाए जाते हैं, गाद पाए जाते हैं। तो ये एक बार पूछा गया है कि दोमट मिट्टी में क्या क्या पाए जाते हैं, क्या बताएंगे, 40% बालू के कण और 40% मृतिका कण और 20% इसमें गाद पाए जाते हैं। देखिए इसमें जो फसलें हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे यूपी में कौन कौन सी फसलें हैं, चावल भी उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, जूट, मक्का, कपास, गन्ना, तिलहन, फल एवं सब्जियाँ। देखिए कपास आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात में उगाया जाता है। लेकिन अगर हम यूपी की ही बात करें, अगर हम यूपी से गेस करें कि जलोढ़ मृदा, तो हम बहुत हद तक कुछ फसल के बारे में जान जाएंगे, क्योंकि यूपी में हमारा क्या, चावल भी उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, फल सब्जियाँ तो हम जानते हैं यूपी में ही, ठीक है। अब मक्का भी है, तो अब जूट पश्चिम बंगाल में मोस्टली जाता है, लेकिन आप जूट ध्यान रख लीजिए, तिलहन और कपास आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये थी जो विशेषता किसकी थी, हमारी ये जलोढ़ मृदा की विशेषता थी।
ये देखिए, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्या है, नदी हुई, नदी के द्वारा नदी बाढ़ आई तो नदी के द्वारा क्या है, मिट्टी बहाकर लाई, बाहर किनारे पे छोड़ दी, तो जो मिट्टी बनी कि क्या, कौन सी मिट्टी उसको बोलते हैं, दोमट या जलोढ़ मिट्टी। इसमें मैंने भी बताया था, इसकी जो उर्वरता होती है, जो नई मिट्टी होती बनती है, इसकी अधिक होती है, यानी इसको खादर बोलते हैं। और जो पुरानी बन जाती है, यानी कि जो ये मिट्टी जो बाढ़ आती है और उसको लाकर पहले छोड़ देते हैं, तो उसमें धीरे धीरे उर्वरता की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बांगर। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए द्वारा होता है। वही चीज़ मैंने आपको भी बताया था। अब आइए नेक्स्ट मिट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जो लाल मिट्टी है, ये लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें सिलिका और आयरन की में इसमें सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी में पाया जाता है, प्रचुरता होती है। इसकी किसकी कमी होती है, अल्प होती है। चूना, मैग्नीशियम एवं पोटास, ह्यूमस आदि की जो मात्रा होती है इसमें कम होती है। इसका विस्तार है, आप देख रहे हैं लाल मिट्टी का, तो लगभग 8.6 लाख या 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे पाया जाता है, यानी कि पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26.8% पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कहने का मतलब ये है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे मिट्टी ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो वो है लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका जो विस्तार है हमारा, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार है। मैं अभी आपको फिर से दिखा दूंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। अब इसकी जो लाल रंग है किस कहाँ होता है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है इस मिट्टी का लाल रंग होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो लाल मिट्टी का जो निर्माण है जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। देखिए, जो निर्माण होते हैं ये काली मिट्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसका जो विस्तार है कहाँ कहाँ है, राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ या गुजरात, दक्षिण पंजाब में मरुस्थलीय मिट्टी। आप जान रहे हैं कि गुजरात में हमारा क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी का ही हमारा विस्तार है। गुजरात हो गया, कच्छ के जो क्षेत्र हो गया, राजस्थान का भी थोड़ा सा इसमें कवर करता है। देखिए, मैं अभी सभी मिट्टियों के मैं थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बता दूंगी, आप परेशान मत होइएगा। अब देखिए, इसका जो खनिज तत्व है इसमें किसकी कमी होती है, जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, क्या है मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी का यानी मृदा का विकास अत्यधिक तापमान वाले शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में हुआ। कहाँ हुआ है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होते हैं। आप देखें राजस्थान में बारिश कम होती है, राजस्थान में बारिश कम होती है, अत्यधिक तापमान वाले शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में हुआ है। इन क्षेत्रों में नगण्य वर्षा व अत्यधिक वाष्पीकरण के द्वारा मृदा में नमी की कमी तथा कार्बनिक तत्वों की अल्पता होने से ह्यूमस का भी अभाव पाया जाता है। यानी कि नाइट्रोजन तो है ही है, जैव पदार्थ भी है और ह्यूमस भी इसमें नहीं पाई जाती है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ पाई जाती है, आप जब ध्यान रहेंगे कि जहाँ जहाँ कम बारिश होती है, इतनी कम वर्षा होती है कि उतना गर्म क्षेत्र होता है, यानी कि बारिश होगी, कम बारिश होगी तो जो जितनी बारिश हुई होगी वो वाष्प के रूप में ऊपर निकल जाएगा। देखिए, आप तो ध्यान रखिए। देखिए, रोटली ने सभी बनाया होगा, जैसे तवा गरम है, उसमें अगर आप कुछ बूंदे पानी की डाल देंगे तो आप देखेंगे जो बूंद रहेंगी पानी की बूंदे वो वाष्प बन के ऊपर उठ जाएंगे। तो इसी तरीके से जो मरुस्थलीय मिट्टियाँ हैं वो भी ऐसे बनती हैं, यानी इसकी विशेषताएँ हैं। अब देखिए, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, आइए देखिए ये जो मिट्टियाँ हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे है कौन सी मिट्टियाँ हैं, इस क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टियाँ, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो मिट्टियाँ आप देख रहे हैं पर्वतीय यानी हिली एरिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कहाँ पे, ये सिक्किम में भी और आप यहाँ पे देख रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अब अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ से पंजाब से लेकर के ये हमारे असम तक जो पाई जाती हैं, और ये हमारा कोस्टल एरिया में जो है ये हमारी कौन सी मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी। कौन सी लाल मिट्टी, आप देख रहे हैं कि लाल मिट्टी हमारे इस रीजन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी हमारे, और यहाँ भी आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पे मैं आपको इसकी पिक शेयर कर दूंगी, आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा। तो आप लोग इससे अंदाजा आप लगा लेंगे लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे आप बताइए कौन कौन से एरिया होते हैं। हाँ, मैंने कई बार बताया है, यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, तो ये सब जो एरिया होगा, यहाँ पे हमारे कौन से होते हैं, कर्नाटक, ये सब जो एरिया है हमारे, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है एरिया, ये हमारे किसके हैं, लाल मिट्टी के। अगर हम बात करें काली मिट्टी,
तो काली मिट्टी मैंने बताया था यहाँ पे, ये देख रहे हैं गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, हम छत्तीसगढ़ हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तो तेलंगाना हो गया। तो ये सब जो है आप देख रहे हैं ये काली मिट्टी पाई जाती है। अब अगर हम बात करें लेटराइट मिट्टी मैंने बताया था कि वहीं पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, नहीं कि तापमान अधिक होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में भी पाया जाता है, और इस साइड भी हमारा कुछ हद तक उड़ीसा के तट में पाए जाते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं केरल के यानी वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं। तो ये कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है। अब आइए नेक्स्ट बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। तो आप देख रहे हैं कि बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है बलुई मिट्टी? कि जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, बारिश कम होती है। आप ये देखें राजस्थान का हमारा जो एरिया है यहाँ पे जो है बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टियों के विभाजन। आप तो एक बार मैप देख लेंगे ना तो आपकी मिट्टियों के लोकेशन के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्षारी एवं अम्लीय मृदा। देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक ही में ही ख़त्म कर दूँ, बट कोई नहीं, आइए देखते हैं। थोड़ा बच्चा है, 10 मिनट तक और लगेगा टाइम। मैं सोचे पूरा मिट्टी का चैप्टर कंप्लीट कर दे रही हूँ ताकि आपको एक ही लेक्चर में मिट्टी के सारे कुछ मिल जाए। देखिए जो इसकी विशेषता होती है, क्षारीय मृदा क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी पीएच मान है, अधिक पीएच मान, कितना है पीएच मान? अधिक है। देखिए मैंने आपको बताया था अगर पीएच मान 0 से लेकर 7 तक होगा तब इसका जो होगा हमारा अम्लीय होगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय होगा। आप तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 7 से हमारा ज़्यादा होता है तो इसका जो मान है क्षारीय होगा। तो जो हमारा क्षारीय मृदा है इसका जो पीएच मान होगा, अधिक पीएच मान होगा। इसका जो विस्तार होगा कहाँ होगा? जहाँ शुष्क होगा, अर्ध शुष्क होगा और दलदली क्षेत्रों में होगा। आप जान रहे हैं कि कहाँ पे है, लेकिन किन राज्यों में? मोस्टली हमारे जो मुख्य राज्य की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, यानी पश्चिमी राजस्थान में ये क्षारीय मृदा पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे अम्लीय मृदा। देखिए जो इसकी प्रकृति होती है औषधि होती है, यानी इसका पीएच मान 7 से कम होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा 7 से कम होता है इसका जो पीएच मान, इसको अम्लीय मृदा कहते हैं। इसमें संबंधित प्रमुख मृदा समूह कौन कौन सी है? लेटराइट और लौहमय लाल है इसका संबंधित प्रमुख मृदा समूह। इसका जो विकास है मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से इसका विकास। इसका क्या है? मुख्यतः भू आकृति के कारण यह अम्लीय उसमें मूल सामग्री डाल दो, ये नमी युक्त जलवायु के कारण जो होते हैं इसका अम्लीय मृदा बन जाते हैं। अब आइए कुछ परीक्षा उपयोगी से कुछ प्रमुख तथ्य आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, पर्वतीय मिट्टियों की प्रकृति कैसी होती है? इसकी हल्की अम्लीय होती है। कैसी होती है? हल्की अम्लीय होती है। अभी मैंने बताया कि अम्लीय मिट्टी की क्या विशेषता होती है कि उसमें नमी युक्त जलवायु होती है। क्या होती है? नमी युक्त जलवायु होती है। आप देख रहे हैं कि पर्वतों में क्या होती है? आइस गिरती है तो उसमें नमी पाई जाती है, तो पर्वतीय मिट्टी में हल्की अम्लीय होती है। रेत एवं बजरी से युक्त मृदा क्या कहते हैं? मरुस्थलीय मृदा। उसमें क्या होता है? रेत होते हैं, बालू होते हैं, और बजरी होती कहाँ? कौन सी मिट्टी में? मरुस्थलीय मृदा में। मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली कौन कौन सी फसलें हैं? अल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। ये सब क्या करते हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं। हिमालय की मिट्टियों में अभाव किसका रहता है? ह्यूमस का। क्योंकि आप देख रहे हैं जो हिमालय जो एरिया है वो बहुत ऊंचाई वाला एरिया, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे? वहाँ पे आपको आइस देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे हमारे पत्तियाँ नहीं हो पाएंगे, यानी कि ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, वहाँ पे इसका अभाव है। करेबा मिट्टी की विशेषता क्या है? यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी। किसके द्वारा? जो करेवा मिट्टी क्या विशेषता है? यह ताजे जल द्वारा जमा की गई जो मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? करेवा। मृत्तिका का व्यास कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर से भी कम होते हैं। 2 मिलीमीटर से भी कम होते हैं मृत्तिका का व्यास। अब अगर हम बात करें तो गाद का जो व्यास होता है कितना होते हैं? कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य होते हैं। आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, बालू या रेत का व्यास कितना होता है? आप देखिए 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के मध्य इसका व्यास होता है। वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, अभी मैंने बताया है कि क्या है? क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा के उपचार के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? यानी कि क्षारीय मृदा है उसको सही करने के लिए उसमें क्या किया जाता है? उसमें
पायराइट, जिप्सम और ढांचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। किसका? पायराइट, जिप्सम और कई बार पूछा गया कि क्षारीय मृदा को सही करने के लिए उपचार के लिए किसका उपयोग किया गया था? आप क्या बताएंगे? जिप्सम का उपयोग किया गया था, ढांची या हरी खाद का उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट देखिए, फसल चक्र आवश्यक होता है, क्यों होता है? मैंने अभी जब पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इकोनॉमिक की लेक्चर पढ़ाई तो मैंने आपको बताया था कि फसल चक्र क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिए? कि मृदा में उर्वरा शक्ति की वृद्धि हो अतः कीट नियंत्रण में भी मदद मिले। यानी कि एक फसल मैंने गेहूं बोल दिया, दूसरी हमने दाल बोल सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो मृदा में जो उर्वरता होती है उसकी बनी रहे, इसलिए हम लोग अलग अलग फसल बोते हैं। समान फसलें उगने वाली मिट्टी का जो पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 7 के मध्य पीएच होना चाहिए, भी पूछा गया है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य है। तेजाबी मिट्टी क्या हो गई? यानी कि अम्लीय हो गई। कौन सी हो गई? एसिडिक मिट्टी हो गई। इसको कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? चूने का। किसका उपयोग किया जाएगा? चूने या लाइम का उपयोग किया जाएगा। देखिए, चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? अम्लीय मिट्टी। चाय के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए हमें? अम्लीय मिट्टी चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। आइए देखते हैं, शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए, जब मैं आपको वन पढ़ाऊंगी तब पता चल जाएगा कि आपको ये शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। बट आप जानिए कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक पर्वत एवं हिमालय की तलहटियों में कौन सी पाए जाते हैं? वन शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्वतीय आर्द्रशीतोष्ण वन कौन से कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर भारत के नेपाल के पूर्व में एवं अरुणाचल प्रदेश के वर्षा वायु क्षेत्र में पाए जाते हैं पर्वतीय आर्द्रशीतोष्ण वन। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये सारे क्वेश्चन वन से हैं, बट कोई नहीं, जब मैं वन पढ़ाऊंगी ना तब मैं ये सारे आपके क्वेश्चन करा दूंगी, आप लोग परेशान मत होइए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मृदा अपरदन एवं सुधार। मृदा अपरदन एवं सुधार। देखिए, मृदा अपरदन के क्या क्या कारक अभी हम लोग जानते हैं क्या क्या है इसमें अत्यधिक पशुचारण क्या है? अत्यधिक अगर हम पशुचारण कर लें या झूम कृषि। देखिए, झूम कृषि की विशेषता ये क्या है? जैसे वहाँ क्या करते हैं, जंगल को क्या करते हैं, ये जंगल होता है यानी कि जंगल जो पेड़ पौधे होते हैं एक जगह वो काट कर क्या करते थे, उसको जला देते हैं, फिर वहाँ पे वो खेती करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते थे, वहाँ की उर्वरता कमी हो गई तो फिर दूसरी जगह पे वही प्रोफिट करते हैं, यानी कि झूम खेती के द्वारा भी इसका मृदा अपरदन होता है। और क्या होता है इसमें? धुआं धुंध खनन आदि। क्या होते हैं? धुआं धुंध खनन आदि होते हैं। ये सब मृदा अपरदन के प्रमुख कारण है। देखिए, सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन कहाँ पे हुआ है? चंबल एवं कहाँ पे? चंबल एवं यमुना का उत्खात भूमि क्षेत्र। चंबल और यमुना का जो उत्खात भूमि है वहाँ सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, मृदा अपरदन कैसे होते हैं? प्राकृतिक अभिकर्ता यानी क्या क्या उसमें शामिल है? जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण से मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए आप यहाँ पे हमारी भूमि है, यहाँ पे हमारी बारिश हुई, यहाँ पे हमारी बारिश हुई, तो बारिश के द्वारा आप देख रहे होते हैं जब कोई बारिश हो वहाँ पे मिट्टी वाला क्षेत्र हो तो आप ध्यान दिए होंगे वहाँ पे अगर तेज़ बारिश हो गई है तो तेज़ मिट्टी यहाँ की बह करके दूसरे जगह चली जाती है, यानी कि यहाँ पे मिट्टी कम हो जाती है। इसके द्वारा यह जब आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ आंधी चलती होगी, यहाँ पे भी मिट्टी है तो आंधी अपने साथ क्या बहा कर लाती है? मिट्टी के कण और कागज ये सब बहा कर लाती, पत्ते ये सब बहा कर लाती है। तो ये सब जो है प्राकृतिक अभिकर्ता है, तो इसके द्वारा जो होते हैं मिट्टी कई जगह से स्थानांतरण हो जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है? मृदा अपरदन होते हैं। देखिए, पेड़ के काटने से भी क्या होता है? मृदा अपरदन होते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ पेड़ है, जंगल है हमारा, यानी पेड़ है, जंगल में पेड़ है तो यहाँ पे ये काट लिया गया, तो ऐसे क्या हुआ? ये इसको बांधे रखता है, ये इसको बांधे रखता है, जो मिट्टी होती है आसपास इसको पेड़ बांधे रहता है। लेकिन जब काट लेते हैं तो ये मिट्टी भी हमारी क्या हो जाती है? जब बारिश होती है, हवा चलती है तो बह करके दूसरी जगह चली जाती है, यानी कि मृदा अपरदन हो जाता है। अब देखिए, हम देखते हैं इसके मृदा अपरदन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? निर्वनीकरण, झूम कृषि, धुआं धुंध खनन आदि और अवैज्ञानिक कृषि पद्धति और अत्यधिक पशुचारण। देखिए क्या होते हैं? अत्यधिक पशुचारण क्यों होते हैं? आप देख रहे होते हैं कि पशु क्या खाते हैं? घास खाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे खाते हैं, तो अपने साथ ये क्या करते हैं? मिट्टी को पेड़ काटते हैं तो साथ मिट्टी भी आ जाती है, यानी कि जो मिट्टी के स्थानांतरण हो गया, एक जगह से दूसरी जगह हो गया, तो इससे द्वारा हमारा क्या होता है? मृदा अपरदन हो गया। अब देखिए, जो प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से, आइए देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हमारा कहाँ है भारत में? यमुना और चंबल का उत्खात भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और कौन से हैं? पश्चिमी हिमालय का गिरिपदी क्षेत्र और छोटा नागपुर पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र मालवा पठार, महाराष्ट्र की काली मिट्टी का क्षेत्र जो है ये सब मृदा अपरदन के क्षेत्र है। अब देखिए और कौन कौन से हैं? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र आदि, ये सब मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र हैं। आइए एक बार हम लोग और रिपीट करते हैं।
देखिए, चंबल एवं यमुना का उत्कात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपथीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, महाराष्ट्र की काली मिट्टी का क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र आदि, ये सब मृदा अपरदन के क्षेत्र है। अब आइए हम लोग देखते हैं मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम क्या है। देखिए क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। आइए अगर हम बात करें सबसे पहले अस्फाल या बूंदाघात, किसके, अस्फाल या बूंदाघात अपरदन, यानी कि अस्फाल एवं बूंदाघात अपरदन। किसमें क्या होता है, वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदाकरण का पृथक्करण हो जाता है। क्या होते हैं, यानी क्या बताया कि वर्षा की बूंद जब पड़ती है मिट्टी पर, वर्षा, ये मिट्टी हमारी, तो वर्षा की बूंद पड़ी तो इसकी वजह से जो ऊपरी परत है मिट्टी की, इसमें क्या हो जाते हैं, मृदा, इसकी जो प्रहार से इससे क्या हो जाते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं उनका अलग हो जाता है। तो ये किस में आता है, बूंदा घाट में आता है। अब इसमें देखिए क्या हो गया, इसकी परत अलग हो गई है। अब जब इसमें क्या है, सीट अपरदन, यानी कि सीट अपरदन, ये सीट इरोजन, इसमें क्या होते हैं, अब मिट्टी का जल के साथ बहना, इसमें क्या हो जाता है, मिट्टी के साथ जल में बहते। देखिए मैंने अभी आपको बताया है क्या है कि देखिए हल्की बूंदाबांदी हुई, मतलब क्या हुई कि हल्की बारिश हुई तो उसमें जो ऊपरी क्षेत्र है यानी ऊपरी परत निकल गई, और फिर क्या हुई, ऊपरी परत निकल के जब जल के साथ ये क्या हो जाती है, ये बह जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीट अपरदन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा क्या है, रील अपरदन, यानी कि रील अपरदन, मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियों का बनना। जो मिट्टी है इसमें क्या होती है, छोटी एवं कम गहरी नालियों का बनना। छोटी आप देख रहे होंगे जब बारिश होती है तो छोटी इसमें क्या होती है, कम गहरी एवं नालियों का जो बनना होता है, इसको क्या बोलते हैं, रील अपरदन। देखिए ये सब अपरदन के प्रकार हैं कि मिट्टी का जो अपरदन होते हैं कैसे होता है। फिर आप देख रहे हैं गुल्ली इरोजन, क्या होते हैं, गुल्ली इरोजन। अब आप इसमें देख रहे हैं रील अपरदन की नालियों का बड़ा एवं विस्तृत हो जाना। यहाँ पे छोटा था, फिर यहाँ पे बड़ा हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, और नालिका अपरदन या गुल्ली इरोजन। अब नेक्स्ट आप देखिए धारा चैनल अपरदन यानी स्ट्रीम चैनल इरोजन क्या है, जल की एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होना जब तक चैनल को अपरदित कर एक स्थिर ढाल को प्राप्त न कर ले। यानी कहने का मतलब है कि ये बहती जाती है, ये तब तक बहती है जब तक इसको एक स्थिर ढाल न मिल जाए, यहाँ पे ढाल न मिल जाए, यानी कि यहाँ पे कुछ स्थिर न मिल जाए, तब तक ये बहती रहती है, यानी इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम चैनल इरोजन। आइए मैं आपको एक बार और समझा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुई, बारिश हुई, हल्की बारिश हुई, यहाँ पे बूंदें पड़ी, यहाँ पे ऊपरी परत का मिट्टी का जो कण हो गए उसका अलग हो गए। फिर और तेज बारिश हुई, फिर मिट्टी जो है वो जल के साथ बह जाती है, फिर जल के साथ बह के हल्की ये नालियाँ जैसे बना लेती हैं, इसको रील अपरदन बोलते हैं। फिर यहाँ पे बड़ी नालियाँ बना लेते हैं, तो इसको गुल्ली इरोजन या नालिका बोलते हैं। फिर ये तब तक बहती है, स्ट्रीम चैनल इरोजन, ये तब तक बहती है जब तक इसको स्थिर ढाल न मिले, यानी कि यहीं पे भी जाके रुक जाएगी, यहीं पे भी सारी मिट्टी कलेक्ट हो जाएगी। तो ये थी मिट्टी के अपरदन की प्रक्रियाओं का क्रम। ठीक है, आप 102 बार देखिए, मैं सारा आपको पीडीएफ तो नहीं शेयर करती, बट हाँ जो मुझे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगता है, ये मुझे आपको लगता है कि आपको याद कर लेना चाहिए तुरंत, तो मैं आपको जो पेज होते हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखिए, भारत में चंबल घाटी के खो खंडों का निर्माण किससे हुआ है, उसी से हुआ है, और नालिका अपरदन से, यानी बड़ी इसमें नालियाँ बन गई, इसी से मिट्टियाँ हो जाने लगी बहुत। अब देखिए नेक्स्ट, भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है किससे, वनोन्मूलन से। किससे है, वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मैंने बताया था वो कि वन रोपण करिए, पेड़ लगाइए। जब आप पेड़ काटते हैं, जंगल काटते हैं तो मृदा अपक्षय होता है। अब और अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर, जो चारण ज़्यादा होती हैं और स्थानांतरित जो कृषि होती है, झूम कृषि होती है, उस पर रोक लगाकर एवं मेड़बंदी आदि द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी मेड़ बना दो कि बारिश हो, पानी दूसरी जगह न जाए। अब नेक्स्ट देखिए, मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए प्रयोग किसकी की जाती है, अभी हमने बताया था जिप्सन। इसकी जिप्सन या कैल्शियम फास्फेट या पायराइट की उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लवणीय मृदा के निर्माण की अधिकता का कारण क्या है, यानी कि लवणीय मृदा का निर्माण किससे हुआ है, मिट्टी में सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता के कारण। किसमें, मिट्टी में सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता के कारण लवणीय मृदा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखिए, लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सी है, गुजरात है। गुजरात जो है सर्वाधिक प्रभावित लवणीयता से है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके कुछ विविध आयाम, आइए देखते हैं हम लोग।
कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी क्षारीय मृदा वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बना हुआ, आप ध्यान रखिएगा। मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है, यानी कि जो इसके लवण होते हैं किसमें होते हैं, कि मृदा में क्या क्या एकत्रित होते हैं, किसमें जो वाष्पीकरण के जो पीछे जैसे पानी हुआ, आपने क्या क्या सिंचाई किया खेत में, तो उसमें वो जो पानी था उसमें लवण था, तो पानी तो उड़ गया लेकिन क्या उसमें रह गया, लवण रह गया, साल्ट रह गया, तो वो इसमें मिट्टी में ये जम गया। तो ये तो हमारा कौन सा मृदा हो गया, मृदा का लवणीभवन, यानी कि मृदा अम्लीय हो गई। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सिंचित भूमि पर लवणीभवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती है। आप देख रहे हैं कि बारिश हुई उसमें कौन सी बन गई, लवणीभवन हो गया उसमें, उसी कारण जो मृदा है अपारगम्य बन गए। देखिए अपने देखते हैं, सोरघम या ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। देखिए मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। यानी कि मृदा कैसे कर सकते हैं कि इसमें हम फसल कई प्रकार के उगा के, यानी कि फसल चक्र करके, मिश्रित खेती करके, बहुफसली खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को हम लोग उर्वरता या पोषित कर सकते हैं। अब देखिए कुछ निष्कर्ष, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजना बनाई हैं। ये योजनाएं जो हैं जलवायु की दशाएं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजना एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई है। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती हैं। मतलब क्या है, जो भारत सरकार द्वारा जो स्थापित कौन सी बोर्ड है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है, इन्होंने क्या किया है, विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के अनेक योजनाएं बनाई हैं। कौन कौन सी योजनाएं, आइए देखते हैं। इसमें क्या किया गया है, जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण, लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। लेकिन ये इन्होंने ऐसे ही बना दिए, ये कोई भी तालमेल नहीं रखती है। तो आप अगर समझ सकते हैं कि मृदा संरक्षण का सबसे ज़्यादा उपाय कौन सी है, तो आप कौन सी है, भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं किसकी है, मृदा संरक्षण का उपाय है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए सरकार ने तो बना दिया है, ये होना चाहिए, लेकिन इसको बिना सोचे समझे बनाया गया, नहीं कोई भी तालमेल नहीं है। तो आपको अगर आएगा कि मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं हमारी कौन सी है, मृदा संरक्षण के उपयोग। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। लेक्चर देख के आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक